Hello, guys. Welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. I am your educator for social science. I am Sneha Shah. And as you know, we were discussing history. We are discussing class 9 chapter 1 and we are following the NCERT pattern. In our last class, we have discussed our first chapter, French Revolution. We have discussed only 2 points, that are the reasons of the revolution and the outbreak of the revolution. Today, we will discuss more about this chapter. So, let's sit back, relax, and follow the video. I hope it will be useful for all of you. Now, we had learned that the people of Third Estate took the tennis court oath. After that, what happened? On 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. Before that, few incidents happened. Let's catch up. Faced with the power of his revolting subjects, when Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. जैसे कि हमें पता है कि नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड की थी, तो लुई ने क्या किया, लुई 16 ने ही जस्ट सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर कर लिया एंड ही एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स विल बी कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली. उनके पास जो पहले बहुत ज्यादा पावर्स थे वो पावर्स अब नहीं रही. नेशनल असेंबली जो है, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बेड़ा उठाया था, उनके अकॉर्डिंग लुई 16 ने उनकी बातें मान ली कि ओके. And on August 4th, 1789, the Assembly passed a decree. उन्होंने एक लॉ पास किया जिससे द फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस, फ्यूडल सिस्टम मीन्स पहले जो सिस्टम चला आ रहा था, दैट के नीचे के एक स्टेट के लोग सिर्फ काम करेंगे, दैट वाज थर्ड स्टेट, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट उसका लाभ उठाएंगे, दैट वाज टोटली डेमोलिश्ड. एंड ऑल जो टैक्सेस थे, जो बिना वजह टैक्सेस थे, जो बहुत ज्यादा टैक्सेस थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, इंक्लूडिंग टाइट्स, सारे के सारे जो टैक्सेस थे वो उन्होंने बंद करवा दिए. नेशनल असेंबली के लोगों ने ये बंद करवा दिए. और जो चर्च के पास जो बहुत ज्यादा वेल्थ था, वो वेल्थ जो वो नेशनल असेंबली के अंडर जो गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट के अंडर वो आ गई. कहा जाता है कि 2 बिलियन लिब्रास वेर कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो यू कैन इमेजिन, आप लोग सोच सकते हैं कि उस वक्त चर्च कितना ज्यादा अमीर था. 2 बिलियन के लगभग लिब्रास, लिब्रा इज द करेंसी ऑफ फ्रांस. ओके, उस समय फ्रांस की करेंसी थी. तो 2 बिलियन लिब्रास वेर कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर दिस डिक्री. ये फ्यूडल सिस्टम खत्म होने के बाद जो पैसे थे सारे वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं. Now, in 1791, the National Assembly completed the draft of the Constitution. As we know, Constitution एक book होती है जिसका draft means बिल्कुल इनिशियली कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, व्हाट विल कंसिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, वो लिख के तैयार हो गया है 1791 में. इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या थे? इसके मेन ऑब्जेक्ट्स थे टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. मोनार्क मीन्स किंग. तो किंग के पावर को लिमिटेड करना. ऐसा नहीं कि किंग जो बोले जो चाहे वो हो जाए, उसके पावर को लिमिटेड करना. एंड यहाँ पे और क्या हो रहा है? डिविजन ऑफ पावर. डिविजन ऑफ पावर वाज इम्प्लीमेंटेड. वी हैव रेड अबाउट डिविजन ऑफ पावर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. अब मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा कि मॉन्टेस्क्यू ने डिविजन ऑफ पावर के बारे में कहा था कि जुडिशियली
का अलग पावर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग पावर होगा और एग्जीक्यूटिव बॉडी का अलग पावर होगा। तो दीज थ्री पावर्स जो पहले एक ही इंसान जो कि राजा होते थे उसके हाथ में होता था, तो अभी वो क्या हो रहा है, पावर जो है वो डिवाइड हो गया, थ्री ग्रुप्स में वो बट गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर वाले क्या करेंगे, वो लोग लॉ बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लॉ एग्जीक्यूट करेंगे, लोगों के ऊपर उसको इम्पोज करेंगे, उसको किस तरह से काम करवाना है वो काम देखेंगे। एंड जुडिशियरी जो है वो उसको फॉलो करके अपना फैसला सुनाएंगे। जैसे कि हमारे देश में है, पार्लियामेंट में जो है वो वहाँ पे लॉ बनता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, जो कि ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड जुडिशियरी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो सिस्टम है ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके फैसला सुनाते हैं। तो दिस इज द division of power. Okay, this made France a constitutional monarchy. Constitutional monarchy. This term is very much important in this chapter. Constitutional monarchy means monarchy भी है और constitution भी है, but they are in a balanced position. ये दोनों बिल्कुल भी balanced है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी हावी नहीं है। मोनार्की को जितना पावर दिया गया है वो उतना उसको अडेयर कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में चल रही है। लेकिन 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 इन 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी नेशनल असेंबली द्वारा। लेकिन नेशनल असेंबली में हमें पता है कि ये असेंबली डायरेक्टली, जैसे हम लोग वोट देते हैं, तो डायरेक्टली वोटेड, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। ये कुछ लोगों ने वोट देके ये असेंबली को क्रिएट किया था। That is, citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा एंड राज्यसभा, वी आर हैविंग टू हाउसेस इन पार्लियामेंट। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम चुनते हैं डायरेक्टली, अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस हो गए। बट राज्यसभा के जो लोग हैं उनको कौन चुनते हैं, जो लोकसभा में रहते हैं, जो लोकसभा के लोग होते हैं वो राज्यसभा के लोगों को चुन के लाते हैं। तो इट वाज लाइक दैट, इट वाज एन इनडायरेक्ट नेशनल इलेक्टेड नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे जो लोग थे, जो 25 साल के जो मेन, दे वर मेन, ओनली मेन वेर ओनली मेन वेर अलाउड टू वोट। सिर्फ 25 साल उम्र के मर्द जो थे उन लोगों को सिर्फ वोट देने का अधिकार दिया गया था। उसमें भी एक कंडीशन थी, उसमें क्या कंडीशन थी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वही लोग होंगे जो कि टैक्स देते होंगे। टैक्स कितना, एक जो मजदूर होता है, जो डेली वेजेस होते हैं, उनका 3 दिन का जितना वेजेस होता है, मान लो अगर एक मजदूर जो है वो एक दिन में 25 रुपए कमाता है, तो 3 दिन में वो 75 रुपए कमाता है, तो 75 रुपए उनके 3 दिन की जितनी कमाई है, उतना जो कोई भी एक टैक्स देते हैं, जो कि 25 साल की उम्र का कोई मर्द है, उन्हीं को सिर्फ वोट देने के लिए ये अधिकार मिला था, वोट देने का अधिकार दिया गया था। बट ऑल द women एंड द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, जिन जो इतना टैक्स नहीं देते थे, दे were एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटिंग राइट्स। उन लोगों को वोटिंग राइट से दूर रखा गया, उन लोगों को, क्योंकि वो लोग टैक्स पेयर नहीं थे। अगर आपको वोट देना है तो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स के अंडर आना पड़ेगा। So the constitution began with a declaration of the rights of man and citizens. तो constitution जो है वो बन चुकी थी उस वक्त, और वहां पे सबसे पहले क्या स्टार्ट, उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कि लोगों की अधिकार को यहाँ पे दर्शाया गया था। यहाँ पे कहा गया था कि राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and
inalienable rights, that is, they belonged to each human being by birth and could not be taken away. ये जन्म सिद्ध अधिकार हमारा जो है, जीने का अधिकार, बात करने का अधिकार, अपने ओपिनियन जाहिर करने का अधिकार, ये सारे और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, गवर्नमेंट के आगे या लॉ के आगे सब लोग एक जैसे हैं। इन यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये सब जो है ये बर्थ राइट है हमारा और ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अधिकार हमें देती है। एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो देखे कि ये अधिकार हमसे कोई ना छीने, हमसे ये अधिकार छीन ना लिया जाए। तो ये सारे अधिकार के साथ फ्रांस में पहली बार डेमोक्रेटिकली, इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड क्यों ना हो, पर ये लोगों ने बनाया था, ये लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन था। ये राजा के जिस तरह से राजा चला रहे थे देश, उस तरह से ये नहीं था, ये राजा की इच्छा से नहीं था, ये लोगों की इच्छा के अनुसार एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। जब फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक की ओर बढ़ रहा है, इस सिचुएशन में राजा ने देखा कि अरे ये तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि फ्रांस में जो है वो मोनार्की थी, बहुत सालों से मोनार्की चली आ रही है, राजा, राजा के बेटा, राजा का बेटा राजा, फिर से राजा का बेटा राजा, इस तरह से हेरिडिटरी ये चले आ रहे थे। और आसपास की जो कंट्रीज थे वहां पे भी सेम सिस्टम था। तो जब राजा ने देखा कि यहाँ पे पावर मेरे हाथ से जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जैसे हम लोग होता है ना कि हम लोग जब प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो हम लोग अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं कि चलो हम लोग एक साथ मिलके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों को भी पता है कि आज मेरे इसके ऊपर प्रॉब्लम आई है तो कल मेरे ऊपर भी आ सकती है। तो इसी तरह से लुई 16 ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ हाथ मिला लिया सीक्रेटली कि यहाँ पर फिर प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजा ने भी सोचा कि हाँ, आज फ्रांस में लोगों ने अपना अधिकार मांगा है, कल हमारे देश में लोग हमें भी तख्त से हटा के अपना अधिकार मांगने लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप में सीक्रेटली एक पैक्ट बनाया। लेकिन ये पैक्ट, उन्होंने ये सोचा कि फ्रांस में बाहर के देश से सेना बुलाकर इन लोगों को कैद करके हम लोग फिर से मोनार्की जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। राजा ने ये सोचा था। लेकिन राजा के इस सोचने से पहले, ये करने से पहले, नेशनल असेंबली में एक वोट होती है इन अप्रैल 1792। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। नेशनल असेंबली ये समझ गई थी कि ये लोग हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो पहले इन लोग वॉर करें, इससे अच्छा है कि हम लोग वॉर करते हैं। और उन्होंने जो है युद्ध का ऐलान कर दिया। और जो नॉर्मल लोग थे वो लोग भी ये समझ गए थे कि हाँ, अगर हम लोग नेशनल असेंबली को सपोर्ट करते हैं तो ही हमारा जो अधिकार जो हमें बहुत मुश्किल से मिला है वो रहेगा। तो वो लोग बहुत ज्यादा कन्विंस्ड थे कि हाँ, जो नेशनल असेंबली कर रही है वो बिल्कुल सही है और हम लोगों को भी इस वार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे वॉलेंटियर्स, दे आर कॉल्ड वॉलेंटियर्स, उन लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया, दे सॉ दिस वॉर एज द वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग्स। उन्होंने ये सोचा कि ये युद्ध जो है ये राजा के खिलाफ प्रजा का युद्ध है। तो इन्होंने इसे अपना धर्म मान लिया। अमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के गाने थे जो कि फ्रांस में बहुत प्रचलित थे उस समय। द मर्सेल्स, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ये मर्सेल्स जो गाना है ये लोग गाते थे और ये लोग खुद मोटिवेटेड फील करते थे। बाद में चल के ये गाना जो है फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, ये हमें जो वार है, ये जो रेवोल्यूशन है, ये हमें आगे लेकर जाना है। तो जो मर्द थे घर के वो चले गए लड़ने के लिए, जो औरतें थी वो घर में रह गई और उनको जो बाकी सारे सिचुएशन है, एक जो वॉर एक देश में होती है तो बहुत ही तनाव भरा माहौल बन जाता है पूरे देश में, इट बिकम वेरी इंटेंस।
खाने के प्रॉब्लम, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, दे as the men are out for the war, the women have to cope all the things like घर के बाहर का काम, घर का काम, सब कुछ महिलाओं को संभालना पड़ रहा था। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो फिर भी इतनी मुश्किल के बावजूद भी वो चाहते थे कि हमारा जो रेवोल्यूशन है वो चलता रहे किंग के अगेंस्ट। इस समय क्या हुआ, इस दिस टाइम पॉलिटिकल क्लब्स वर फाउंडेड। कुछ कुछ पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो बनने लगे। पॉलिटिकल क्लब्स में वहाँ पे डिस्कशंस होने लगे गवर्नमेंट अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान ऑफ देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शंस एटसेट्रा, एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो थे, जैकोबिन जो नाम दिया गया था, इट वाज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। पेरिस में एक कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट मीन्स एक बिल्डिंग जो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करती थी, रिलीजियस लाइफ पे एक बिल्डिंग जो बिलीव करती है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेंट। तो इस ये कॉन्वेंट एक पेरिस में था, जैकोब, उसके नाम से जैकोबिन क्लब का नाम हो गया। यहाँ के जो मेंबर्स थे, वो मेंबर जो थे वो लोग बहुत ही निचली स्तर से आते थे, जैसे कि मजदूर, फिर आर्टिसंस, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, छोटे छोटे दुकान जिनके थे, शू मेकर जो जूते बनाते थे, पेस्ट्री कुक्स, ये लोग थे। ये लोग समाज के बहुत ही छोटे तबके से आते थे। और इन लोगों का जो नेता था उनका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। women too made their clubs। women का भी क्लब जो था वो सिर्फ औरतों का और अलग से क्लब बना था। वो लोग भी वहां पे पॉलिटिकली बहुत कुछ डिस्कस करते थे, जो हम लोग बाद में डिटेल में वी विल डिस्कस दैट। ओके ओके। तो जो जैकोबिन्स थे वो खुद को अपने अपने आप को फ्रांस के दूसरे बाकी लोगों से अलग करने के लिए लॉन्ग स्ट्राइप पैंट्स पहनते थे। ये उन लोगों को ये लगता था कि ये जो है उनको सबसे स्पेशली जो नोबल्स थे उनसे अलग अलग दिखने में मदद करेगी। और it was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, घुटने तक उन लोगों का पैंट होता था, उसके बाद वो लोग बूट पहनते थे। तो उन लोगों के उलट ये लोग लॉन्ग स्ट्राइप्स वाले ट्राउजर्स पहनते थे, और वो लोग ये जताना चाहते थे कि अब नोबल्स का जो टाइम है वो खत्म हो गया है, अब हमारा वक्त शुरू होगा। बट विमेन जो थी वो इस तरह ये करने वो लोग अलाउड नहीं थे। वो विमेन जो थे वो ये सब नहीं करते थे। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। जैसा कि हमें पता है कि उस वक्त रेवोल्यूशन चल रही थी, तो रेवोल्यूशन के वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो खाने की होती है, क्योंकि हम लोग और बाकी चीजों में एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन खाने में हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा रोज का नीड है। तो उस वक्त खाने पीने की सामानों का दाम बढ़ गया था बहुत ज्यादा, और प्रॉब्लम थी कि सप्लाई बहुत कम थी, तो लोगों को खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जैकोबिन्स ने क्या किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as a hostage of several hours। उन्होंने क्या किया, किंग के पैलेस गए, किंग के गार्ड्स को भगा दिया या मार दिया, मैसेकर्ड, दे डेमोलिश्ड देयर गार्ड्स, एंड उन्होंने किंग को, राजा को जो वो बंदी बना लिए। उसके बाद इलेक्शंस हुए। From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote। उसके बाद जब राजा को बंदी बना लिया गया, उसके बाद वोट डाला गया, और वोट में क्या डिसाइडेड हुआ कि
21 ईयर्स तक जितने भी मेन हैं, जितने भी मर्द हैं, उनको वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है। जो पहले 25 ईयर्स था और कुछ टैक्स पेयर्स तक लिमिटेड थे, वो सारे लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब नेशनल असेंबली के बाद आती है द कन्वेंशन। ये एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी जो कि सारे लोगों ने मिलके इलेक्ट किया था। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France the republic. Finally, convention जो है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड थी लोगों के द्वारा, उसने क्या किया, ये जो पूरा मोनार्की का सिस्टम था, जो राजा का सिस्टम था, उसको टोटली हटाकर रिपब्लिक, फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पे प्रेजेंट किया। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहले क्या होता था, राजा उसका बेटा राजा उसका बेटा राजा, तो ये सिस्टम जो है ये पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आप लोग देख सकते हो और भी बहुत सारे कंट्रीज में ये ऐसा हुआ था। एंड लुई 16 को मौत की सजा दी गई ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स देशद्रोह। देशद्रोह के लिए उनको मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 में पब्लिकली उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। एंड द क्वीन, जो रानी थी, उनको भी उसके थोड़ी देर बाद उनको भी मौत की सजा दी गई थी। तो इस तरह से फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गया एंड फ्रांस गॉट अ रिपब्लिक गवर्नमेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप you guys like the video. If you like the video, please hit the like button, comment, share, and subscribe. Press the bell icon. Till then, we will meet in the next class. Till then, goodbye. Thank you.